हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 के बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे। अब आप कहेंगे कि 4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे इसके, तो फिर दोबारा से क्यों कर रहे हैं, है ना। तो चौथा क्वेश्चन हमारा जो है मैंने आपको होमवर्क दिया था, और थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा किसी मिस प्रिंटिंग की वजह से हमने जो है क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर लिया था। ठीक है, हालांकि हमने उस हिसाब से सही सॉल्व किया था, जो हमने उस समय संख्याएं ली थी उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन भी सही था, लेकिन बुक में मिस प्रिंटिंग की वजह से या किसी और वजह से, ठीक है, हमने वहां पर ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पर 15 था और हमने क्या ले लिया था, यहाँ पर 5 ले लिया था। हालांकि 5 लेकर के वो क्वेश्चन हमने सही किया था, लेकिन हालांकि आपने जो है इस बात का जो है मुझे नहीं बताया कि बुक में जो है यहाँ पर 15 है। चलिए, फिर भी मैंने इसको नोटिस किया कि यहाँ पर 15 है ना कि 5। ठीक है, हमने वो क्वेश्चन 5 लेके सॉल्व कर दिया था, है ना। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से 15 लेकर के और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा प्रश्नावली 2.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहता है, देखिए यहाँ पर हमने सिंपल सी बात की थी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे, उनको हमें सॉल्व करना है। और एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सी, वो 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि सिंपल सी बात है, बीच में बराबर है, इधर वाले को बराबर से इधर लेके आते हो। ठीक है, अगर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, और इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरणों को ही हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार इतना है। ठीक है, उसने क्या कहा है, आपको कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात यही होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एक जैसी होती है, यानी 2 भुजाओं की लंबाई समान होती है, और तीसरी भुजा जो है क्या हो, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आधार, क्योंकि आधार उसने दे रखी है। ठीक है, एक तो हो जाएगी आधार और 2 भुजाएं इसकी समान है, ये चीज उसने वहां पर हमें बताई हुई है। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। आधार की लंबाई कितनी है, तो देखिएगा आधार है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया, और जो है उसने हमें परिमाप दे दिया कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या दे दिया, हमें परिमाप दे दिया। तो अगर हम कहें कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो आप कह दोगे 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्रित भिन्न है। इसको जो है सरल कैसे किया जाता है, आपको पता है कि पहले इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इन दोनों को गुणा करके ऊपर जो भी है, जैसे 2 है तो उसको उसके साथ जोड़ दीजिएगा। कैसे कि पहले 15 को 4 से गुणा कर लीजिए। इसको जब भी ऐसी संख्याएं हो, जैसे 1 सही 1/2 है, 2 सही 2/3 है, तो इस तरह की जब भी संख्याएं आए तो आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और ऊपर वाले को जोड़ करके ऊपर लिख दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, पहले 15 को 4 से गुणा किया, 15 चौके 60 होते हैं, 60 में 2 और जोड़ दो, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो कितने हो गए, 62, नीचे 15 का 15 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये कितना आ गया, 62/15 सेंटीमीटर आ गया, क्या, इसका परिमाप। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये अगर कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है, तो इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे कि यहाँ पर इस त्रिभुज की बात करें, हमारा हल नंबर 3 है, सॉल्यूशन नंबर 3, कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो आप कह देंगे कि मान लीजिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 बराबर भुजाओं की माप क्या है, x है। ठीक है, इससे ऊपर जो है यहाँ पर एक चीज माननी पड़ेगी कि माना 2 बराबर भुजाओं की लंबाई क्या है, x है। ठीक है, अब 2 बराबर भुजाओं की लंबाइयां, ये x हो गई, ये x हो गई, नीचे क्या हो गई, 4/3। ठीक है, सो टोटल लंबाई कितनी हो गई सभी भुजाओं की, तो सभी भुजाओं की लंबाई, एक भुजा की x, दूसरी भुजा की भी x, और तीसरा क्या है, आधार है, तो आधार की कितनी लंबाई हो गई, 4/3 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है ना कि त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। इसमें भुजाएं कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। अब जो बराबर भुजाएं उसको तो हमने x और x मान लिया, आधार हमें दिया गया था, तीनों को जोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना है, ये हमें दे रखा है, कितना है, 62/15 बराबर x + x
प्लस 4/3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4/3। अब क्या करो, इस 4/3 को इधर ले जाओ, तो 62/15 माइनस 4/3 बराबर 2x। अब इसका लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए नीचे 15 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो ऊपर 62 का 62 ही आ जाएगा माइनस, अब 15 को 3 से भाग दोगे तो 5 आएगा, 5 को इससे गुणा करना पड़ेगा, 5 को हमें इससे गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको जो है 15 से जब भाग देंगे 3 को 15 से तो 5 आ जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 62 में से 20 गए, कितने बचते हैं, तो आप कह देंगे 42 बचते हैं। 42/15 बराबर क्या बचता है, 2x। 2x बराबर क्या है, 42/15 है। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि जब आप 2 से इसको और भाग दे दोगे, ठीक है, यहाँ पर 2 गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाग में। भाग में जाने का मतलब क्या है, नीचे जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42/15 और भाग 2। ठीक है, अब इसको इससे काटोगे तो कितना हो गया, 21 आ गया। अब आपको पता है कि 21 3 के पहाड़े में आता है क्या, तो आप कह देंगे 7 ये 21, और 15 आता है क्या, 5 ये 15, तो ये 3 से काटोगे तो 5 और ये 3 से काटोगे तो 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5 सेंटीमीटर आ गई। तो आप कह देंगे कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है, 7/5 आ रही है। ठीक है, और जब आप 7 को 5 से भाग देते हो, जब आप 7 को 5 से भाग देते हो, करके देखें, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है ना। एक बार फिर से बता दूं कि त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया था 62/15, वो कैसे निकाला, तो 15 को 4 से गुणा करके ऊपर वाला जुड़ता है, ये चीज़ हमें समझ में आई हुई है। ठीक है, उसके बाद है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग कर दिया, परिमाप आ गया, परिमाप की जगह 62/15 रख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद 4/3 इधर ले आए, माइनस कर दिया, माइनस किया तो लघुत्तम लेके सोल्व कर लिया। 2x 2 गुणा x था, 2 को इधर भाग में ले गए, भाग में लेके गए तो 42 से 2 कट गया, कितना आ गया, 21 आ गया। इसको ध्यान से लिखिएगा, इसको साथ में मत लिखिए, ऊपर लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब क्या था, 21 को और 15 को काटा तो यहाँ पे ऊपर तो क्या आ गया, ऊपर तो हो गया 7 और यहाँ पे क्या आ गया 5, तो 7/5 सेंटीमीटर जो है इसकी भुजा की लंबाई आ गई, यानी कि समान भुजा की लंबाई 7/5 आ गई। लेकिन हमें 7/5 नहीं लिखनी, फिर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 7 को जब आप 5 से भाग दोगे तो कितने पर जाएगा, 1 पर 5, और 2 कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 2 बच गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा करना क्या होता है कि अगर आप 5 को 1 से गुणा करो और 2 जोड़ दो तो 7 हो जाएंगे, तो इसमें ऐसे लिखा जाता है कि हमें क्या लिखना था, 7/5, तो हम कह देंगे कि भाग तो करना है 5 से, कितने पर गया, 1 पर, शेषफल कितना बचा, 2, तो 7/5 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जिससे भाग करना था वो नीचे, जितने पर गया वो साइड में, और जितना शेषफल बचा वो ऊपर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए वेरी गुड, ये जो है हमें समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन तो कर लिया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 7/5 कह दो या फिर 2 सही 1/5 कह दो, एक ही बात है, 1 सही 2/5, ठीक है, 1 सही 2/5। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि 2 संख्याओं का योग 95 है, 2 संख्याएं हैं जिनका योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, एक संख्या है जो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, माना जो नहीं दे रखा उसको x मान लो, माना दूसरी संख्या, माना कि दूसरी संख्या कितनी है जी, x है, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो पहली संख्या x से भी क्या होगी, 15 ज़्यादा होगी। तो आप कह देंगे कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, उसने कहा है कि पहली संख्या जो दूसरी संख्या है उससे 15 ज़्यादा है, यानी x में 15 जोड़ दें तो 15 ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि उसने कहा कि एक संख्या है
वो जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है, तो हमने दूसरी संख्या x मान ली। ये वाली हमारी x से 15 ज़्यादा होगी, तो हमने x के अंदर 15 जोड़ दिया, तो ये राशि बन जाएगी। जैसे आपने कहा कि मेरे पास जो है मेरे दोस्त से 15 ज़्यादा रुपए हैं। अगर मेरे दोस्त के पास मान लीजिए 2 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने होंगे? 2 में 15 जोड़ दो, मेरे पास 17 होंगे। अगर दोस्त के पास 3 है तो 3 में जो है 15 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। यानी मेरे पास 15 ज़्यादा है। अगर उसके पास x है तो मेरे पास x + 15 है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है। उसने क्या कहा? दोनों का योग कितना है? उसने कहा 95 है। हम इन दोनों का योग करके देखते हैं हम। चलिए, x प्लस, ये तो आ गई दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है? x + 15 बराबर कितना है? 95। अब इनको जोड़ दीजिए, x + x क्या हो जाएगा? 2x + 15 बराबर 95। अब क्या किया जाए? हमें तो इस साइड सिर्फ x को रखना है, तो क्या करें? ये जो +15 है इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर क्या आ गया? 95 - 15 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है जी, 95 में से 15 गए, 80 आ गई। इसमें क्या डाउट होना है? x बराबर, ये 2 कहाँ लेकर के जाएं? ये 2 इसके बट्टा में ले जाते हैं, क्योंकि इधर जो गुणा में है वो उधर भाग में जाएगा। 80 के भाग में 2, 80 को 2 से भाग दिया, कितना आएगा? 40 आएगा। सिंपल सी चीज़। तो x बराबर कितना आ गया? 40। अब अगर मैं पूछूं, बताइए कि ये जो संख्या आएगी, ये जो संख्या आएगी दोनों की दोनों, वो क्या क्या होंगी? तो आप कह देंगे कि देखो जी, दूसरी संख्या तो x के बराबर ही, यानी कि जो 40 है, दूसरी संख्या तो कितनी हो जाएगी? 40 ही हो जाएगी, क्योंकि x का मान कितना आ गया? 40, तो दूसरी संख्या 40 हो गई। लेकिन पहली संख्या x से 15 ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 40 लिख दोगे। तो क्या लिखोगे? पहली संख्या तो क्या थी? x + 15 थी। x कितना आया? 40। 40 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 55, यानी कि 55। तो एक संख्या तो थी हमारी 55 और दूसरी थी 40। ये चीज़ आपको समझ में आया? तभी तो दोनों को जोड़ो, दोनों का जोड़ कितना आ रहा था? 95 आ रहा था। तो जो है आप 55 और 40 को जोड़ोगे तो 95 तो आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आप सचमुच में मज़ा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया है, अच्छे से हमें समझ में आ गया। और ये तो हुआ हमारा लास्ट क्लास वाला काम खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ से फ्रेश क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, जो है चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था और थर्ड क्वेश्चन किसी मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पर हमने जो है 15 की जगह 5 लेकर के उस क्वेश्चन को कर दिया था। ये लीजिए 15 वाला भी हमने पीछे सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, जिनको आपको जो है अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा इसमें लगाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किसको क्या माने, किसको कैसे करें। अगर इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपने इतना दिमाग लगा लिया तो सचमुच में बहुत मजा आने वाला है आपको इस प्रश्नावली में। ठीक है, खुद से आपको ये क्वेश्चंस करने का ट्राई करना चाहिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है। यानी कि दो ऐसी संख्याएं हैं जो हमेशा 5:3 में रहेगी। ठीक है, इस चीज को समझिएगा कि मान लीजिए एक दोस्त है R और दूसरा दोस्त है S। इन दोनों के पास 5:3 में पैसे रहेंगे। ठीक है, 5:3 में पैसे रहने का मतलब क्या है कि अगर इसके पास 3 रुपए तो इसके पास 5 रुपए होंगे। अगर दुगने कर दें, अगर इसके पास 6 है तो इसके पास कितने होंगे? इसके पास अगर 6 है तो इसके पास कितने होंगे? इसके पास 10 रुपए होंगे। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा कि अनुपात कहाँ है यहाँ पर। अनुपात का मतलब जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त हैं R और S। आपको कह दिया कि इनके बीच में 1:2 के पैसे रहेंगे। ठीक है, कि R के पास जितने पैसे हैं S के पास उसके जस्ट दुगने पैसे हैं। अब आपको ये तो नहीं बताया कि कितने पैसे, आपको अनुपात बताया कि इतने गुना उसके पास पैसे हैं। ठीक है, अब गुना बताया, मान लीजिए कि R के पास अगर 1 रुपये है तो S के पास 2 रुपये, R के पास 2 रुपये है तो S के पास 4 रुपये हैं। अगर R के पास 3 रुपये तो S के पास 6 रुपये हैं।
आप ये तो नहीं बता सकते ना कितने रुपए हैं, आपको इतना पता है कि जितने आर के पास है एस के पास उससे दुगने हैं, तो अनुपात हमें ये बताता है कि उसका अनुपात क्या है, कितने हैं ये नहीं बताता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आर के पास और एस के पास जो रुपए हैं उनका अनुपात 1:2 है। ठीक है, अब कितने हैं ये नहीं पता, अगर इसके पास 4 है तो इसके पास 8 है, इसके पास 5 है तो इसके पास 10 है, इसके पास 6 है तो इसके पास 12 है। ठीक है, यानी कि एस के पास दोगुने हैं आर से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 5:3। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये 3 होगी, अगर ये मान लीजिए 2 से गुणा कर दे 10 है तो ये 6 होगी, 3 से गुणा कर दो अगर 15 है तो ये 9 होगी, अगर मान लीजिए 4 से गुणा कर दे मान लीजिए ये 20 है तो ये कितनी होगी, 12 होगी। तो कितनी है ये हमें नहीं बताया, लेकिन इन सभी का अनुपात क्या है, 5:3 है। इनको भाग दे के देखो, 10/6 कर दो, 2 से काटो, 5/3 आ गया ना 5:3। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि कितने हैं ये नहीं पता। ठीक है, अब अपने मान लेते हैं कि इसको x से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक के पास अगर 5 गुणा x है, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, वो तो निकालेंगे हम x क्या होगा। ठीक है, यही हमें निकालना है क्योंकि हमें ये संख्याएं ही निकालनी है। ठीक है, सो मान लिया कि पहली संख्या क्या है, 5 गुणा x है, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 3 गुणा x हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए 5 गुणा 1 कर दूं, यानी पहली संख्या अगर मैं 5 मान लूँ तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3 गुणा 1 3 होगी। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो दोनों से ही 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम अनुपात में रहनी चाहिए। अनुपात का मतलब क्या है कि इन दोनों का अनुपात, यानी कि इन दोनों को इस तरह से भाग देना है। ठीक है, इस तरह से भाग देना है, तो भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 बच जाएंगे, यानी दोनों को हम समान संख्या से गुणा करेंगे। लेकिन वो संख्या जिस संख्या से गुणा करें वो है क्या ये नहीं पता हमें, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको x मान लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये थ्योरी आपको समझ में आ गई। थ्योरी समझ में आ गई तो देख लीजिए कि क्वेश्चन करना कैसे है। आप यहाँ पर एक चीज़ कहोगे कि हमें दिया हुआ है कि ये दो संख्याएं 5:3 में रहती है, तो हम क्या करते हैं, माना एक संख्या कितनी है, माना एक संख्या 5x है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम 5th। ठीक है, माना एक संख्या 5x है तो दूसरी संख्या अपने आप कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि इनका अनुपात क्या रहता है, 5:3। ठीक है, जितना 5 से गुणा कर रहे हो उतना ही 3 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे दूसरी संख्या है 3x। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि उनमें अंतर 18 है, अगर उनको घटाएं तो अंतर कितना आएगा, 18 आएगा। दोनों संख्याओं का अंतर निकालो, 5x - 3x, अंतर ले लिया, अंतर कितना बताया जी, 18 बताया, तो 18 कर दो। अब हमसे पूछा है कि तो संख्याएं ज्ञात करो, तो हम क्या करते हैं, x ज्ञात कर लेते हैं। x ज्ञात करने के बाद x को यहाँ पर मान रख देंगे x का, तो हमें पता चल जाएगा कि वो संख्याएं कितनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखिए, अब x का मान कैसे निकालें, तो बहुत ही सिंपल है। 5x में से 3x गए, कितने x बचे, 2x बच गए। ठीक है, बराबर क्या है, 18 है। अब आपको पता है कि 5 में से 3 गए तो 2 बचते हैं, ये चीज़ सिंपल थी। ठीक है, चलिए अब 2x, 2 गुणा x है, 2 उधर जाएगा किस में, भाग में, तो कैसे जाएगा, x बराबर 18/2, भाग दिया तो कितना आ गया, x बराबर 9। ये 9 यहाँ पर रख दो और यही 9 यहाँ पर रख दो, तो आपको पता चल गया कि एक संख्या तो क्या आ जाएगी, एक संख्या तो हमारी आ जाएगी 5 गुणा 9, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या में x की जगह क्या रख दो, 9 रख दो, 3 गुणा 9, तो ये तो आ गई 9 5 45, यानी पहली संख्या तो 45 आ गई, और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 9 3 27 आ गई। और देखो 27 और 45 में कितना अंतर, 18 का अंतर है कि नहीं, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था ये। चलिए ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, और वास्तव में दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है छठा, कि दिमाग के घोड़े जब तक हम नहीं दौड़ाएंगे तब तक छठा क्वेश्चन हमारा नहीं होगा। ये क्या कहता है, 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं। बस इसी 3 शब्दों में जो है इसका लॉजिक सारा का सारा छुपा हुआ है, 3 लगातार पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक कोई भी क्या होते हैं, पूर्ण अंक,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे पूर्णांक है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 2 ले लिया, उसके जस्ट आगे वाला पूर्णांक कौन सा है, तो आप कह देंगे 2 के बाद तो 3 आता है, तो 3 पूर्णांक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, 3 के बाद वाला अगर मैं आपसे पूछ लूँ कौन सा है, तो आप कह देंगे 4, गिनती तो है, ये क्या पूछ रहे हो। तो यहाँ पे एक लॉजिक छुपा हुआ है कि 1 के बाद जब आप जस्ट दूसरे पर जाते हो तो आप कितना जोड़ते हो, 1 जोड़ते हो, उसके आगे वाले पर जाते हो तो 1 और जोड़ देते हो। यानी कि अगर लगातार वाले निकालने हैं तो आप क्या करो, कोई एक ले लो, उसके बाद उसमें 1 जोड़ दोगे तो दूसरा आ जाएगा, 1 और जोड़ दोगे तो तीसरा आ जाएगा। अब इसने कहा है 3 लगातार पूर्णांक, कौन सा लेना ये नहीं पता हमें कि 7 लिए, 8 लिए, 9 लिए, 10 लिए, 11 लिए, 12 लिए, हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसे में हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है। मान लिया कि पहला पूर्णांक क्या है, x है। मान लिया कि पहला पूर्णांक क्या है, x है। चलिए लिखते हैं। लिखेंगे कैसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखिएगा। माना एक या फिर माना 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार पूर्णांक कौन कौन से देखिएगा। पहला अगर x मान लिया, तो x के जस्ट बाद कौन आएगा, x में 1 जोड़ दो। उसके बाद x प्लस 1 के जस्ट बाद कौन सा आएगा, इसमें 1 और जोड़ दोगे, तो x प्लस 1 में 1 और जोड़ दोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो हमने क्या ले लिया कि माना 3 लगातार पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 2 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो भी उसने x लेगा उसके अकॉर्डिंगली उसका 1 और जुड़ गया और फिर 2 और जुड़ गए तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अगर वो x 1 लेगा तो कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, 1 2 3। अगर वो 2 लेगा तो कौन से आएंगे, 2 3 4। अगर उसने यहाँ पे 4 ले लिया तो यहाँ पे 4 5 6 आ जाएंगे। तो हमें पूर्णांक कोई भी ले ले, हमने तो उसको x मान लिया, x का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, योग है 51। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 51। चलिए अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है इन तीनों का योग कर लो। चलिए पहला पूर्णांक आ गया x, इसमें जोड़ दो दूसरा पूर्णांक, इसमें जोड़ दो तीसरा पूर्णांक। ठीक है, ये सिर्फ ब्रैकेट ये शो करने के लिए है कि ये दूसरा पूर्णांक है, ये तीसरा पूर्णांक है। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 51। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 3 पूर्णांक हमने मान लिए, तीनों का योग कर लिया। यही क्यों माने हमने, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्योंकि पहला हम x मान लेंगे, उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1, दूसरा x प्लस 2। x कुछ भी आ सकता है और वही तो एक्चुअल में आंसर होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि ऐसे 3 पूर्णांक ज्ञात करो जिनका योग 51 हो। ठीक है, कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी को ओपन कर दो। x प्लस ये क्या है, x प्लस 1 प्लस ये क्या है, x प्लस क्या है 2 बराबर 51। यानी ब्रैकेट खत्म कर दिए, ब्रैकेट को सीधा हटा दिया। ठीक है, अब देखिए 1x 2x और 3x, 3x जोड़ में आए हुए, यानी क्या कर दोगे, 3x। 1 और 2 कितने होते हैं, आप कह देंगे 1 और 2 3 होते। 3 बराबर क्या हो गया, 51। अब ये 3 यहाँ पर कैसे है, जोड़ में है, उधर जाओगे घटाव में, तो 3x बराबर 51 में से 3 घटा दिए, कितने आ गए, ये आ गए, 1 गया तो 50, 2 और गए तो 48, 48 आ गए। अब ये 3 इधर गुणा में है, इधर भाग में लेके जाओ तो x बराबर 48/3। चलिए अब जो है इसको भाग दे दीजिए। कैसे, 3 एकम 3 और 6 थी 18 है ना, तो 16 दिए 48 ही तो होते हैं। ठीक है, सो x का मान कितना आ गया, 16। यानी कि वो पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। x का मान कितना आया, x का मान आया 16। तो ये जो पूर्णांक है ये तो है 16। 16 में 1 जोड़ा 17, उसमें एक पूर्णांक जोड़ा एक जोड़ा 18। तो पूर्णांक कौन कौन से है, 16 17 18। ये 3 पूर्णांक ऐसे हैं जिनका योग कितना आता है, 51 आता है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अगर फिर भी आपको डाउट है ना तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम देखते हैं तो नहीं समझ में आता, फिर जो चीज़ रह जाती है क्योंकि
क्योंकि हम कई बार किन्हीं चीज़ों पर जो बीच में छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वीडियो लेक्चर से तो उसको दोबारा देखें। जब आप दोबारा देखेंगे तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अगर दूसरी बार भी नहीं आ रही ना तो तीसरी बार देख लेना, तीसरी बार डेफिनेटली वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, भरोसा करके देखिएगा, सच में आप जो है ऐसा महसूस करेंगे कि वापस से अगर देखते हैं तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। चलिए, ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई कि 6th क्वेश्चन तो ओके हो गया। उसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन और भी मज़ेदार, ये वैसा ही कुछ है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणज, यानी कि 8 के पहाड़े में आने वाले कोई भी 3 गुणज जो लगातार हो, यानी एक के बाद एक आए, उनका योग 888 है। तो 888 वालों का हमें पता कैसे चलेगा कि 8 के पहाड़े में आने वाली कौन सी 3 संख्याएं हैं जो 888 है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल है बड़ा ही, कि मान लीजिए कि 8 के गुणज है, इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या है जिसको 8 से गुणा करना है। ठीक है, नहीं पता कि कौन सा है। ठीक है, हो सकता है कि 8 एकम 8 हो सकता है, चलिए एकम से लिखते हैं सीधा, हो सकता है 8 दूने हो सकता है 8 जो है तिये हो। तो हमें नहीं पता कि 8 के साथ कौन कौन से, क्योंकि लगातार 3 तो यही होंगे। ठीक है, हो सकता है 4 5 6 हो सकता है 7 8 9 हो सकता है 8 गुना 10, 8 गुना 11 और 8 गुना 12 हो, यानी 8 का पहाड़ा 11 12 13 पर जो जाएगा, हो सकता है उन संख्याओं का योग जो है वो 888 हो। तो हमें तो नहीं पता। तो ऐसे में क्या करें, मान लेते हैं कि पहला गुणज क्या है, 8x है। मान लिया कि पहला गुणज क्या है, 8x है। अब वो कोई भी गुणज हो सकता है। ठीक है, कि 3 लगातार वाले गुणज लेने हैं, 3 लगातार वाले गुणज लेने हैं। ठीक है, तो पहला गुणज आपने क्या मान लिया, 8x, क्योंकि गुणज की एक खास बात क्या कि वो 8 से तो गुणा होगा ही होगा। ठीक है, 8 से तो गुणा होगा क्योंकि 8 का ही तो गुणज है। ठीक है, आपने गुणज निकालने सीखे थे, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई 8 का गुणज है तो वो 8 से गुणा होगा ही होगा। अब उसके बाद देखिए 8 का अगला जो गुणज होगा वो कैसे निकालोगे। देखिएगा कि ये ट्रिक आपने बचपन में ज़रूर की होगी कि जब बहुत ही ऐसा पहाड़ा जो हमें याद नहीं होता था तो उसको कैसे लिखते थे। जो है ये ट्रिक आप सभी ने अपनाई होगी कि मान लीजिए जैसे आपको 6 का पहाड़ा लिखना है, 6 दूने 12 आपको पता है, लेकिन 6 तिये नहीं पता, तो आप क्या कर दो, 12 में 6 जोड़ते हो, कितना आ गया 18, फिर 18 में 6 जोड़ते हो, 18 में 6 जोड़ा कितने आ गए, तो 24 आ गया, 24 में 6 जोड़ा कितने आ गए 30, 30 में 6 जोड़ा कितने आ गए 36। इस तरह से पहाड़ा लिखते थे ना, यानी कि 6 6 6 6 जोड़ते जाते थे। 7 का पहाड़ा लिखते थे तो 7 7 7 7 जोड़ते जाते थे। 8 का पहाड़ा लिखते थे तो 8 8 8 जो है जोड़ते जाते थे। तो पहला अगर 8x आ गया तो इसके जस्ट आने वाली पहाड़े में जस्ट आने वाली संख्या कौन सी होगी, उसमें कितने जुड़ेंगे। 8 का पहाड़ा लिख रहे हैं ना, 8 के गुणज लिख रहे हैं तो कितने जुड़ेंगे, 8 जुड़ेंगे, सिंपल सी बात। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 8x + 8। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं। उसके बाद वाले में 8 और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x + 16, क्योंकि इसी में 8 और जोड़ दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 6 का पहाड़ा लिखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे तो लिख दिया 6 × 1, फिर हमने क्या किया 6 × 1 तो था ही, इसमें क्या जोड़ दिया 6 और जोड़ दिया, फिर उसके बाद 6 × 1 तो था ही, उसमें क्या जोड़ दिया 12 जोड़ दिया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सिंपल हमने जो है क्या ले लिया, पहले 6 ले लिया, फिर 6 में 6 जोड़ दिया, 6 ये कितना बन गया था 12, फिर 12 में 6 जोड़ दिया, फिर क्या किया 18 में 6 जोड़ दिया, यानी 6 6 जोड़ते जा रहे हैं आगे 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 आगे। तो वैसे जब 8 के गुणज लिख रहे हैं तो 8 8 8 8 जोड़ते जा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 16 जोड़ दिया, तो सिंपल सी बात है ना, इसमें 8 जोड़ा तो ये आ गया। अब इसमें जब 8 जोड़ोगे तो 8 पहले 8 और जोड़ दोगे तो 16 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो 3 पूर्णांक होंगे ये, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया कि कौन सी संख्या होगी। हमें x के पदों में थोड़ी ना निकालनी है, हमें तो एग्जैक्ट बताना है। तो क्या किया जाए, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा है कि उन गुणजों का योग 888 है। चलिए इनका योग करते हैं, तीनों का योग कर लो, तीनों को जोड़ लो। 8x + 8x + 8 + 8x + 16, तीनों आ गए। जोड़ कितना 888। चलिए 8x और 8x और 8x, 8 और 8 16, 16 और 8 आपको पता है 24 हो गए। तो ये आ गए 24x +
16 और 8 कितने होते हैं? आप कह देंगे 24 होते हैं। चलिए 24 बराबर 888। ये 24 इधर माइनस में लेकर के जाओ तो 24x बराबर, इसमें से 4 घटाए तो 4 आ गए, इसमें से 2 घटाए तो 6 आ गया और आगे 864 पड़ा है। अब x बराबर 864, ये 24 इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा तो 24 इधर भाग में आ गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। फिर आगे आप कर लोगे, 864 को 24 से डिवाइड करके x का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 864 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो देखिएगा बहुत सिंपल है कि जब 864 को आप 24 से भाग देते हो तो भाग दे के देखिएगा कितना आता है, 36 आ जाता है। तो x का मान कितना आ गया, 36। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ तक 36 निकाला, आगे आंसर डाला और क्वेश्चन को खत्म कर दिया। क्वेश्चन को खत्म नहीं करना है। एक्चुअल में देखिए उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि 8 के गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए, गुणज आपको ज्ञात करने हैं। तो गुणज कैसे ज्ञात करोगे, इस x का मान जो 36 आया है उसको यहाँ पे रखोगे भी तो सही। जब यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, 8 से गुणा करोगे तो सिंपल सी बात है, पहला तो आ जाएगा 8 गुणा 36। जब 8 गुणा 36 करोगे, 36 को 8 से गुणा करो फटाफट से, कितना आता है, 288 आते हैं ना, 288 आ गया। ठीक है, फिर 288 में 8 जोड़ दो, 288 में जैसे ही 8 जोड़ोगे तो कितना आता है, सिंपल सी बात 296 आ जाएगा। तो दूसरा आ जाएगा 296, इसमें फिर से 8 जोड़ दो तो 296 में जैसे ही आप 8 जोड़ोगे तो कितना आता है, 304 आता है। तो 3 पूर्णांक कौन कौन से आ गए, 288, 296 और 304। तो ये तो आ गया 288, उसमें 8 जोड़ दिए, 296 और फिर जोड़ दिए तो 304। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी तरीकों से हो सकता है। कौन से तरीकों से, कि आप इसको 8x ना मानो, आप इसको 8x ना मानो, आप इसको सीधा भी x मान सकते हो। कि मान लो आप सीधा x मान लो, 8 का कोई गुणज x मान लिया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, x प्लस x प्लस x, कितने हो गए, 3x। तो उस हिसाब से x का मान फिर बदलेगा और x का मान जब वैसे करोगे तो सीधा 288 आ जाएगा। तो सेम ही पैटर्न, आंसर जो है हमारा सेम ही आएगा, चाहे किसी भी तरीके से करो, ज़्यादा बेटर तरीका ये रहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन समझाने की जरूरत है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। कैसे, क्योंकि आप ये क्वेश्चन अपने आप करोगे, है ना। मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं कैसे करोगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, 3 लगातार पूर्णांक लगातार लेने हैं तो क्या करेंगे, एक x ले लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, x में 1 जोड़ दो, x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 में 1 और जोड़ दो। तो 3 लगातार पूर्णांक कौन से होंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2। इतनी चीज समझ में आ गई ना, जैसा जो है हमने छठे क्वेश्चन में किया था। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, पहले को 2 से गुणा करना है, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करना है। इसको कितने से गुणा करोगे, 2 से, इसको कितने से गुणा करोगे, 3 से, और इसको कितने से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे। कर लेते हैं, x को 2 से गुणा किया, 2x आ गया। ये तो आ गया पहला पूर्णांक। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको जो है अच्छे से बना करके लिखना है लैंग्वेज की। माना पूर्णांक ये है, इनको 2, 3 और 4 से गुणा करने पर हमें संख्याएं ये प्राप्त होती है। फिर प्रश्नानुसार लिख के इनका योग करेंगे। इसको 3 से पहले x से गुणा करोगे, 3x, फिर बीच में क्या है, प्लस, और 3 को जब 1 से करोगे तो ये आ गया। अब 4 को गुणा करो, 4 को पहले x से गुणा करोगे, 4x प्लस, बीच में प्लस, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद क्या कहता है कि अगर इतने से गुणा कर दिया और उसके बाद तीनों का योग करोगे, फिर क्या कर दोगे, तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आता है, 74। तो बराबर कितना आ रहा है, 74। टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। पहले लगातार 3 पूर्णांक ले लिए, एक को 2 से गुणा कर दिया, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। फिर तीनों का योग कर दिया, बराबर में 74 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। देखिए 2x और 3x और 4x जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, टोटल कितने हो गए, 9x हो गए, प्लस
3 और 8, आप कहेंगे 8 और 2 10, 1 11, यानी 8 और 3 कितने होते हैं 11, बराबर कितना 74। ये 11 इधर ले जाओ, माइनस का इधर प्लस का इधर माइनस का, तो 9x बराबर 74 में से 11 घटा दो, एक इसमें से घटा दो, एक इसमें से घटा दो, 63 आ गया। तो x बराबर 63/9, क्योंकि 9 इधर गुणा में इधर भाग में, और आपको पता है कि कितने जो है यानी कि 9 7 63 होते हैं, तो 7 पे जाएगा, तो x का मान क्या गया 7। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ गई 7, 7 के जस्ट बाद वाली 8 और 8 के जस्ट बाद वाली 9, यानी कि 3 जो पूर्णांक होंगे वो 7 8 और 9 होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए हिंट मैंने दे दी, बाकी क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से बना करके आप करोगे। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसको देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा, कहता है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। और जब आयु वाले क्वेश्चन आते हैं तो अपना दिमाग खोल लीजिए, क्योंकि दिमाग खोले बिना ये आयु वाले क्वेश्चंस जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दिमाग खोल करके एक बात फिट कर लीजिए कि आपको अगर बोल दिया जाए वर्तमान आयु, तो आपको पता है कि आज की आयु होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राम और श्याम की 2 साल पहले की आयु इतनी थी, तो आपको 2 साल पहले जो है आयु 2 कम करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी 2 साल कम करनी पड़ेगी। अगर आपको कह दे 15 साल बाद की आयु, तो आपको 15 जोड़नी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्तमान आयु है तो आप उसको क्या मान लोगे x। अगर आपसे पूछे कि 2 साल पहले की आयु, तो आप x में से 2 घटाओगे ना, क्योंकि अब अगर आप 16 साल के हो तो 2 साल पहले आप 14 साल के थे। और अगर आपको कह दे 15 साल बाद, तो 15 साल बाद, ये फिर आपको कह दे कि चलिए 14 साल बाद, 14 साल बाद क्या हो जाएगा x + 14। ठीक है, तो आप 16 में 14 जो है जोड़ना पड़ेगा आपको, और आप कितने साल के हो जाओगे 30 साल के हो जाओगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि चाहे अगर आपको पीछे लेकर के जाए तो आपको उम्र घटानी है, और अगर आगे लेकर के जाए तो उम्र बढ़ानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है, तो श्याम की आयु आपने क्या ले ली x, और राम की आयु क्या ले ली 2x, क्योंकि राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है। अगर वो कह दे कि 2 साल बाद बताओ उम्र क्या हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, श्याम की आयु जितनी है 2 साल के बाद उसमें 2 जुड़ जाएगी, और राम की आयु जितनी है उसमें 2 साल के बाद भी 2 ही जुड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 जोड़ना है, ना कि ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे नहीं करना है। कभी कभार हम गलती कर देते हैं कि क्या कर बैठते हैं हम गलती, ध्यान से देखिएगा। इसकी आयु कितनी आनी चाहिए 2x + 2 आनी चाहिए। ठीक है, और इसकी आयु कितनी आनी चाहिए x + 2, क्योंकि पहले जितनी थी उसमें 2 जोड़ा, पहले जितनी थी उसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है, कई बार हम क्या गलती कर बैठते हैं कि शाम की आयु अगर x है तो ये 2x है। अगर शाम की आयु x + 2 हो गई तो राम की आयु क्या होनी चाहिए, हम अपना दिमाग गलत लगा देते हैं कि 2 गुनी है तो इसको पूरा 2 गुना कर देते हैं। जब 2 से अंदर गुना करेंगे तो क्या जाएगा 2x और 4, ये गलत हो गया। आयु एक्चुअल में क्या होनी चाहिए 2x + 2। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा कि आपको x का मान सीधा अंदर उठा करके मत रख दीजिएगा। 2 साल बाद तो 2 ही बढ़ेगी ना, तो 2 जोड़ने हैं, और अगर पीछे पूछे तो घटाने हैं। बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। अगर इस चीज़ का ध्यान रख लिया तो क्वेश्चन वैसे के वैसे हैं, जैसे पीछे के 8 करके आए हो वैसे के वैसे सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात है 5:7। अब अनुपात वाला क्वेश्चन किसको नहीं आता, कितने तो करके आए। सिंपल सी बात कि देखिए, एक की आयु हम क्या मान लेंगे, एक की आयु मान लेंगे हम 5x, तो दूसरे की आयु, क्योंकि 5:7 है, जब इसको x से गुणा किया तो इसको भी x से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप राहुल की आयु मान लेते हो 5x, तो h फॉर हारून लिखते हैं, h की आयु कितनी हो जाएगी 7x। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि शॉर्ट में करें प्रश्नावली लंबी, क्लास लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में करें, आपको पूरा लिख के करना है कि माना राहुल की आयु 5x है तथा हारून की आयु कितनी हो जाएगी, फिर 7x हो जाएगी। अब क्या कहा गया है कि 4 वर्ष बाद, अब देखिएगा ये तो कब की बात आ गई, ये तो आ गई वर्तमान की। 4 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, तो ये लिख लो 4 वर्ष बाद। बताओ जरा 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी होगी, जितनी अब उसमें 4 जोड़ दे तो 5x + 4 हो जाएगी। और हारून की कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, हारून की भी 4 जोड़ दो, 7x + 4। समझ में आ गया।
वर्तमान में अनुपात था, 4 साल के बाद अनुपात रहे ना रहे आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल इससे मतलब है कि 4 वर्ष बाद तो 4 ही जुड़ेगी ना, ठीक है। 4 साल के बाद कितनी उम्र हो जाएगी, 4 जुड़ जाएगी, ठीक है। जो वर्तमान की उम्र है उसमें 4 जुड़ जाएगी, सिंपल सी बात। 4 वर्ष के बाद जितनी आयु है दोनों की, उनका योग कितना है, 56 वर्ष। तो 4 वर्ष के बाद एक की तो है 5x + 4 और दूसरे की है 7x + 4। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, उसने कहा 56 आना चाहिए, 56 आना चाहिए। जोड़ दो, 5x + 4 + 7x + 4 = 56। 5x और 7x कितने होते हैं, 12x होते हैं, प्लस 4 और 4 कितने होते हैं, 8 = 56। अब इसके बाद ये सॉल्व करके दिखाऊं क्या, आपको करने की ज़रूरत है नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि आप जानते हो सब कुछ। 8 प्लस का उधर लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा, क्या बचेगा 12x। 12 को उधर भाग में ले जाना, x का मान आ जाएगा, समझ में आ गया। अब x की वैल्यू जब आप निकालोगे, देखिए उसके बाद x के मान जो भी आए उस x का मान यहाँ पे रख देना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x का मान मैं बता दूं कितना आ जाएगा, शॉर्ट में बता दूं एक बार। x का मान आप इसका 4 निकालोगे, 4 आएगा x का मान, ठीक है। जब आप 8 घटाओगे, क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है ना, सारे क्वेश्चन मैं करा दूं तो आप क्या सीखोगे, समझ में आ गया, ठीक है। सो x का मान 4 आ जाएगा। 4 कहाँ रख देना, यहाँ पे, 5 के 20, यानी कि राहुल की एज कितनी, राहुल की एज है 20 साल। अच्छा 4 यहाँ पे रखोगे, 7 के 28, तो दूसरे की एज कितनी हो गई, 28। समझ में आ गया, यानी कि वर्तमान आयु दोनों की बता दी। तो आपने बता दिया कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, एक की राहुल की तो है 20 और हारून की कितनी है, 28 है, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल सही है 7 के 28, ठीक है, 28 है दूसरे की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि 9वां क्वेश्चन हमारा हो गया। आयु से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही होंगे, बस आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है, इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, 4 आएगा x का मान। चलिए बाकी मैंने सब कुछ बता दिया आपको, बस सॉल्व आपको करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहता है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यानी कि अगर आप बालकों की संख्या देखो तो आप कह दोगे, मानना कि बालक कितने हैं, बालक है जी 7x, तो बालिकाएं कितनी हो जाएगी, बालिकाएं कितनी हो जाएंगी, वो काहे भी 7:5 में रहती है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5x। अनुपात वाला जब भी दिखे, एक को दोनों को x से गुणा कर दो, बस सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। चलिए यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ध्यान से देखिएगा कि बालकों की संख्या, बालकों की जो संख्या है वो बराबर है किसके, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि 8 इसमें जोड़ना पड़ेगा। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, अधिक का मतलब जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास मेरे दोस्त से 2 अधिक रुपए हैं, यानी कि दोस्त के पास अगर x है तो मेरे पास कितने x + 2 जोड़े, क्योंकि अधिक है, ठीक है। सो वैसे यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बालकों की संख्या कितनी है जी, 7x यहाँ पे रख दो, बालिकाओं की संख्या 5x यहाँ रख दो, 7x और बराबर 5x + 8। ये 5x इधर ले जाएं, ये प्लस का है इधर माइनस में आ जाएगा, तो 7x - 5x बराबर क्या बचा 8। इन दोनों को घटा दो, 7 में से 5 गए, 2x बराबर 8, x बराबर ये 2 इधर भाग में ले जाओ तो 8/2, 4 भाग करके दिखाओगे, नहीं दिखाओ, ये 4 यहाँ पे रख दो, ये 4 यहाँ पे रख दो, क्या जाएगा जी बोलो, 7 × 4, यानी कि बालकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 × 4, 7 चौके 28, और बालिकाओं की संख्या शॉर्ट में लिख दूं 5 × 4 बराबर 20। समझ आ गया, यानी कि देख लीजिए 8 अधिक है ना, बालकों की संख्या 28 और लड़कियों की संख्या 20, तो बालक 8 ज़्यादा हो गए। समझ में आ गया। तो चलिए 10वां क्वेश्चन भी हो गया। इतने आसान से क्वेश्चन है, बस आप ट्राई करिएगा एक बार। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने अपने आप ये क्वेश्चन कर लिया तो मेरे को ये लगेगा कि आपने जो है आयु वाला चैप्टर सच में समझ में आ गया, यानी कि ये चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अगर आपने ये एक क्वेश्चन खुद कर दिया तो, ठीक है।
चलो एक बार ट्राई करके देख लो वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। बाकी चलिए फिर आगे चलते हैं, अपने दो करते हैं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कोई बात नहीं, पिताजी दादाजी से छोटे हैं, ठीक है। और उससे यानी बाईचुंग से, बाईचुंग एक लड़का है, ठीक है, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। उसके पिताजी, ध्यान से देखिएगा, कौन? बाईचुंग के पिताजी। तो अपने क्या लिखते हैं? बी फॉर बाईचुंग, पी फॉर बाईचुंग के पिताजी, और डी फॉर बाईचुंग के पिताजी के पापा यानी कि दादाजी। समझ में आ गया? बाईचुंग पिताजी दादाजी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। बी फॉर बाईचुंग, पी फॉर पापा, डी फॉर डैडी, ओके, सॉरी दादाजी, ओके। या फिर दादाजी कह दें या ग्रैंडफादर कह दें, सो जी ज़्यादा सही रहेगा, ग्रैंडफादर, समझ आएगा आपको, ठीक है। चलिए, बाईचुंग के पिताजी, चलिए पी की जगह भी डैड लिख लेते हैं, डी फॉर डैड, ठीक है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो बात किसकी हो रही है? पिताजी की। मान लो कि पिताजी की आयु कितनी है? x है। मान लेंगे कि पिताजी की आयु कितनी है? x है। अब दादाजी की उम्र निकालिए। कैसे निकालोगे? उसने क्या कहा? ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है, बस हमें ढूंढ कर निकालना है, ठीक है। क्या कहते हैं? बाईचुंग के पिताजी यानी कि पिताजी जो है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे, यानी कि दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो जब पिताजी की x है आयु, तो दादाजी की कितनी होनी चाहिए? x प्लस 26, यानी 26 ज़्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो ये दादाजी की आयु से 26 वर्ष छोटे होंगे। समझ में आ गया? और उसके बाद क्या कहता है कि बाईचुंग के पिताजी उससे 29 वर्ष जो है बड़े हैं। जब उससे 29 वर्ष बड़े हैं तो बाईचुंग की आयु 29 वर्ष कम है। आप ये भी तो कह सकते हो ना कि बाईचुंग की आयु 29 वर्ष कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 29। आपको अगर नहीं समझ में आया दोबारा से समझा दो। देखिए बड़ा ही सिंपल है कि हमने क्या किया कि बाईचुंग के पिताजी की आयु x मान ली। अब उसने क्या कहा? क्वेश्चन वाले ने ये कहा कि बाईचुंग के जो पिताजी हैं, पिताजी ध्यान से देखिएगा, पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी छोटे हैं तो दादाजी बड़े हैं ना, कितनी साल? 26 साल। तो दादाजी को 26 साल बड़े कर दिया। इसमें क्या गलत किया? समझ में आ गया सही से, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग से पिताजी बड़े हैं, कितने बड़े हैं? 29 साल बड़े हैं। इसका मतलब बाईचुंग छोटा है, कितने साल छोटा? 29 साल छोटा। तो हमने 29 घटा दिया। समझ में आ गया? तो ये था मेन लॉजिक क्वेश्चन का। अगर आपने इन तीनों की आयु x की टर्म्स में निकाल ली तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद तो क्या कहा है क्वेश्चन ने? देखिए, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है, यानी इन तीनों को जोड़ दो तो कितना आना चाहिए? 135 आना चाहिए। अब x का मान निकालो और तीनों की आयु भी निकाल देना। कैसे निकालेंगे? देखिए, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आया? x और x, कितना आ गया? 3x। माइनस के 29 और प्लस का 26, कितना आ जाएगा? देखिए 29 में से 26 घटाते हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन 29 बड़ा और वो भी माइनस का, इसका मतलब माइनस का 3 आएगा, बराबर 135। ये 3 प्लस का इधर, सॉरी 3 माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। 3x बराबर 135 प्लस 3 कितना हो गया? 138। 3x, x यहीं रख लो, 3 को इधर भाग में ले जाओ। x बराबर कितना आ गया? 138 बटे 3। तो भाई 138 को 3 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा? कि जी सिंपल सी बात है, आप कह दोगे 138 को जब भी 3 से भाग देंगे तो हमारा तो बड़ा सिंपल ही आंसर आएगा। क्या? देखिए इसको पहले काटते हैं हम, पहले काट दो इसको। 4 तिये 12, 4 से काटा, इकाई हासिल 18 और 6 तिये 18, तो कितना आ गया? 46 आ गया। तो डैडी की उम्र कितनी है? 46। बाईचुंग की 46 में से 29 घटा दो। 46 में से 29 घटाओगे तो देखो साफ पता चल रहा है कि बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी? 17। और जब 46 में 26 जोड़ दोगे तो 6 और 6 12, 2 इकाई हासिल 4 और 2 6 और 1 7, तो 72 वर्ष दादाजी की आयु हो गई, डैडी की 46 वर्ष आयु हो गई और बाईचुंग की 70 वर्ष आयु हो गई। क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? समझ में आ गया? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए
कि जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुने। आप कहेंगे बस क्लास यहीं स्टॉप कर दो, काफ़ी लंबी हो गई है ना। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में जो है हम 12वें क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमने 11 ही क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में 11 के 11 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, हो तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हम तो क्लास में करेंगे और वास्तव में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।